मेरी। चलिए, तो पिछली क्लास में मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में करते हैं। आज बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स वे होंगे जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करेगा, पी सबशेल। ठीक है, पी सबशेल होगा, लेकिन पी सबशेल वैलेंस शेल का होगा। ठीक है, आपको मालूम है सबशेल जो होता है वो इसी पर्टिकुलर शेल का होता है। ठीक है, तो वहां पे जो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो इंटर करेगा, ठीक है, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा दैट enters in p subshell of valence shell। ठीक है, तो जिन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, जिन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में इंटर करेगा और वैलेंस शेल, दे आर कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट। इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे NS2 आएगा, P में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1 to 6, इसमें कोई भी हो सकते हैं और ये जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा फॉर द p ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो यही एक ऐसा ग्रुप है, यही ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों आपके एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट नेचर में कितने टाइप के होते हैं, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं और मेटलॉइड होते हैं। तो ये आप पे क्या होगा, दीज एलिमेंट्स आर मोस्टली नॉन मेटल। नॉन मेटल केवल, ठीक है, नॉन मेटल या मेटलॉइड केवल इसी ब्लॉक में लेंगे। एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट मेटल होते हैं, ऐसे डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है वो भी मेटल है। एफ ब्लॉक के भी एलिमेंट सारे मेटल ही हैं लेकिन वो रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं और मेटलॉइड भी हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे तो these elements are mostly नॉन मेटल। ज्यादातर ये क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन बनाते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बनाते हैं। एंड few of them are metalloid and metal also। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेड के लिए, लेड है, बिस्मथ है, ये सारे मेटल हैं। लेड, बिस्मथ, हेलियम, ऑल आर मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक मेटल्स हैं ये। ठीक है, फिर यहीं पे क्या होता है कि ये मोस्टली जो कंपाउंड जैसे एस ब्लॉक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये जो होते हैं, ठीक है, ये एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है, तो ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे, जो, ठीक है, जो एलिमेंट क्या होगा, एक्स कोई एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एनायन बनाएगा, एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी होगी। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो फिनोमेना क्या होगा, रिडक्शन का होगा और इटसेल्फ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। तो इनमें एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हैं क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोरीन क्लोराइड आयन बनाएगा। ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्साइड आयन बनाएगा। ऐसे फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये फ्लोराइड आयन बनाएगा। तो ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। क्लियर। अब इसमें अगर हम जाते हैं यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, विच रिड्यूसेस अदर सब्सटेंस, ये ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे, जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस एंड गेट reduced get reduced itself। बताया था यहाँ पे, राइट। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जो ऑक्सीडाइजेस reduces other substance and get oxidize itself। क्लियर, बात समझ में आई। तो यहाँ पे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। एक इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है एस ब्लॉक एलिमेंट की, अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे कोलन कंपाउंड का फॉर्मेशन, जैसे आप देख लीजिए HCl कोलन कंपाउंड बनाता है, H2O आप देखिए इनमें कोलन बॉन्ड होता है ना, तो ये कुछ एग्जांपल है जहाँ पे ये कोलन बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बताई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इनमें एस ब्लॉक मेटल में कांस्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं, लेकिन ये जो होंगे पी ब्लॉक एलिमेंट ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ओएस बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इनमें एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी। नेगेटिव स्टेट इसलिए होगी, क्योंकि यहाँ पे ये एनायन बनाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होती है। क्लियर, बात समझ में आई। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये फॉर्मल चार्ज होता है जो डेवलप्ड होता है ऑन एटम ऑफ एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जो इनमें इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस होगा उसका जो फॉर्मल चार्ज होगा, ठीक है, फॉर्मल चार्ज और परमानेंट चार्ज, फॉर्मल और परमानेंट चार्ज, फॉर्मल चार्ज जब आएगा जब कोवेलेंट बॉन्ड होगा, परमानेंट चार्ज जब आएगा जब वहां पे आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। परमानेंट चार्ज डेवलप्ड ऑन bonded atom bonded atoms after bond formation, after bond formation। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो फॉर्मल चार्ज डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फॉर्मल या परमानेंट चार्ज डेवलप्ड ऑन बॉन्डेड एटम आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन अलग अलग चार्ज डेवलप होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो वहां फॉर्मल चार्ज डेवलप होगा, आयनिक बॉन्ड होगा तो वहां पे जो है परमानेंट चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होगा। तो ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगी वो इसका रेंज एक आता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट वो कहां से स्टार्ट होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसमें होंगे -8 टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे
फॉर एग्जांपल अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा ये वाला, ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, और अप टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए? नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ठीक है, 5 है। तो नेगेटिव स्टेट क्या हो गई नाइट्रोजन की, राइट? तो नेगेटिव स्टेट जो हो गई वो ठीक है, नेगेटिव स्टेट नाइट्रोजन की क्या हो गई? -3। पॉजिटिव स्टेट क्या हो गई? पॉजिटिव स्टेट क्या हो गई? +5। तो जितने भी नाइट्रोजन के कंपाउंड होंगे इसी रेंज में मिलेंगे, आप देख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन रेंज अगर हम यहाँ पे निकालें, ऑक्सीडेशन रेंज ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है, वो क्या होगी? -3 टू +5, इसी रेंज में कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन रेंज ऑफ क्लोरीन एटम निकालिए, क्या आएगी? नेगेटिव स्टेट क्या आएगी? -1, राइट? पॉजिटिव स्टेट क्या आएगी? +7। ठीक है, तो इसी में कंपाउंड, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिख रहे हैं, जैसे अमोनिया, आपने पढ़ा होगा अमोनिया होता है N2H4 हाइड्रोजन बोलते हैं, NH2OH ये हाइड्रोक्सिलामाइन है, N2 ये आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये कुछ कंपाउंड में ले आओ नाइट्रोजन के, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ये NO2 और ये N2O5। ऑक्सीडेशन स्टेट जरा निकालिए, जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ आएगा ऑक्सीजन स्टेट हमेशा उसकी माइनस में लेंगे, और मेटल के साथ आ जाएगा तो ऑक्सीजन, कुछ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो आप ध्यान रखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स कितनी होगी बताया था? अल्कली मेटल कैटायन की ऑलवेज +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल की क्या होगी? ऑलवेज +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम when attached with non metal तो प्लस में लेंगे, क्योंकि ये +1 आएगी। ठीक है, +1। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर वो अटैच है विद मेटल, तो मेटल के साथ जब होगा तो उसकी +1 नहीं लेंगे, देन इट इज -1। मेटल के साथ जब होता है तो उसे हाइड्रोजन को हाइड्राइड बोलते हैं, और नॉन मेटल के साथ होता है तो ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे -1 आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। अभी हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या आएगी? -2, यूजुअली -2। कुछ ऐसे केस हैं यूजुअली -2 ही लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन एटम ऑलवेज +1, सॉरी -1। ये कुछ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, इनको फॉलो करते हुए हम दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन से अटैच होगा तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट पॉजिटिव होगी, अदरवाइज ऑक्सीजन की स्टेट हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे की ऑक्सीजन स्टेट निकाली है, जिसकी हमें ऑक्सीजन स्टेट निकाली उसको x मान लेते हैं। सपोज नाइट्रोजन की निकाल ली है, ठीक है, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट को हमने x मान लिया, है ना? इसको राइट, इसको x मान लिया, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन की वैल्यू प्लस लेंगे -1, +1 लेंगे, x कैलकुलेट करिए, x प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने 3 है, +1 ओवरऑल 0 आएगा, क्योंकि एज अ होल मॉलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की स्टेट क्या आई? -3, राइट? तो ये वैल्यू आपकी नाइट्रोजन की कितनी आई? -3, दिख रही है? ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये -2 आएगी, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो -1 आएगी, वैल्यू रख देना इसकी।
नॉन मेटल के साथ है तो हाइड्रोजन की वैल्यू क्या लेंगे, +1 और ऑक्सीजन की -2। ये सारी वैल्यू रख देना, एक्स इसको मान लेना, ठीक है, एक्स इसको मान लेंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। इसकी स्टैंडर्ड स्टेट में 0 होगी, यहाँ पे +1 आएगी, इसको एक्स मान लीजिएगा, ठीक है। ये +2 आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की वैल्यू हम -2 लेंगे तो आपका एक्स की वैल्यू ये आप +3 आएगी, ये +4 आएगी, ये +5 आएगी। मैंने जो रेंज लिखी थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखिए तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने जो लिख दी है, ये नाइट्रोजन की मैंने लिखी है, और नाइट्रोजन की रेंज मैंने क्या बताई थी ऊपर, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट मैंने क्या बताई थी, यहाँ पे देखिए ये निकलना आ रहा है सभी को, ये वैल्यू रख दो। देखो फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ये वैल्यू, ये +2 कैसे आई, ये +2 वैल्यू कैसे आई, इसको जरा देखिएगा, निकालना बता रहा हूँ इसको। ये +2 कैसे आई, यहाँ पे वैल्यू रख दो, x यहाँ पे कितने हैं 2x, नाइट्रोजन के 2 एटम है ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख दो, ठीक है। क्या देखिएगा, तो ये वैल्यू 2x ये आ गया, +4 इंटू +1, +1 क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ ये आएगी, ठीक है। ये आपका इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू कैलकुलेट करिए, 2x इक्वल टू -4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज +2। ऐसे इसका अगर आप निकालोगे, ऐसे इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे, ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इसको देखिए, x लिख दिया, 2 हाइड्रोजन है तो +1, ऑक्सीजन है 1 है तो 1, -2, ऑक्सीजन की यूजुअली स्टेट क्या लेते हैं -2, फिर एक आपा हाइड्रोजन है वो भी +1, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करिए, क्या आ जाएगी, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये 0 आएगा, 0 लिखेंगे ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी, वही यहाँ पे लिखी गई -1। तो सबकी मैंने स्टेट यहाँ पे लिख दी, आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की स्टेट, ये आपकी नाइट्रोजन की स्टेट मैंने यहाँ पे लिख दी, ये नाइट्रोजन की स्टेट। अब आप निकालिएगा, इसके सारे केस आ जाएंगे, ये नाइट्रोजन की स्टेट मैंने यहाँ पे लिख दी। जो रेंज क्या थी, ऑक्सीडेशन रेंज, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन की रेंज अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रही है इस केस में, अब मैंने नाइट्रोजन की रेंज क्या लिखी थी, यहाँ पे देखिए, फ्रॉम -3 टू +5 ये लिखी थी, ये 1, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लोएस्ट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, highest oxidation state, it is the lowest oxidation state, right? as a whole molecule as a whole neutral होगा इसलिए 0 लिखेंगे, अगर वहां पे कोई चार्ज होगा तो चार्ज लिखेंगे, एज अ होल मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है इसलिए 0 लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर। तो ये मैंने एग्जांपल देके बताया है कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रेंज जो आपकी नाइट्रोजन की +3 से +5 ये आएगी। सीएल का भी एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। सीएल के एग्जांपल में ऑक्सीडेशन रेंज अगर आप देखना चाहोगे, ये तो मैंने ये वाला एग्जांपल बताया है, अगर सीएल का एग्जांपल लीजिए तो इसी को मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे सीएल का कुछ मैं कंपाउंड दिख रहा हूँ, इसको जरा देखिएगा, जैसे HCl,
Cl2 Cl2O क्लोरस Cl2O Cl2O3 ClO2 Cl2O5 Cl2O7 राइट। आप क्या निकालिए ऑक्सीजन स्टेट, अगर आप निकालोगे Cl के केस में इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालिए। X मान लीजिए, हाइड्रोजन के साथ वैल्यू क्या लेते हैं, नॉन मेटल के साथ +1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1। Cl न्यूट्रल स्टेट में 0 ही होगा, स्टैंडर्ड स्टेट में इसकी वैल्यू निकालिए। X मान लीजिए 2x इज 2x, ये ऐड करेंगे तो एक एटम है, इस पे चार्ज -2 इज इक्वल टू 0। कितनी स्टेट आएगी +1, इस पे वैल्यू निकालेंगे +3, इसकी वैल्यू निकालेंगे +4, ये वैल्यू निकालेंगे Cl पे +5, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे +7। तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7, ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl एटम मैंने क्या बताया था, कहां से कहां तक जाती है ये देख लो। लोएस्ट स्टेट -1 है ना, क्लियर। तो रेंज आएगी, रेंज आप देख सकते हैं, ये रेंज आप देखिए -1 0 +1 +3 +4 +5 +6। ये कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट है जिनकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं होती, इनको यूज करते हुए जिनकी वेरिएबल स्टेट होती है वो निकालते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। 6 भी होता है, 6 मैंने लिखा नहीं वहां पे। अगर हम ClO3 की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट +6 आ जाएगी, सारी स्टेट नहीं लिखी है, ठीक है। तो ये आपका 6 भी आ जाएगा यहाँ पे। ClO3 में ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, इट इज +6। तो ये कुछ केसेस हैं जिनमें हमने आपको बताया, ठीक है क्लियर। तो ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, इनका फॉर्मूला बस आपको समझना है। तो वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट का फॉर्मूला जो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज, मतलब एक से ज्यादा आएगी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, वो कहां से होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, और ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देगा जो कि नेगेटिव होगी। बात समझ में आई, क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमने बात की ऑल अबाउट जो है कुछ मैं एलिमेंट दे रहा हूँ, इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकाल के बताइए। KMnO4, कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। KMnO4 Mn की बताइए, K2Cr2O7 क्रोमियम की बतानी है, K2CrO4 क्रोमियम की बतानी है इसमें। ऐसे ही FeCl3 Fe की बतानी है। ऐसे ही यहाँ पे और एलिमेंट मैं ले लेता हूँ कुछ और, ZnSNa2SO4 में सल्फर की बतानी है। ऐसे ही K2CO3 में कार्बन की बतानी है, पोटेशियम कार्बोनेट। ऐसे ही सोडियम ऑक्सलेट Na2C2O4 में कार्बन की बतानी है। बताएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताइए फटाफट। पहले में Mn की बताएंगे, Mn की ऑक्सीजन स्टेट निकालिए। Mn की ऑक्सीजन स्टेट KMnO4 में अगर हम निकालेंगे तो इसको क्या देखेंगे, KMnO4 किसकी निकालनी है, KMnO4 में Mn की, इसको X मान लीजिए। ऑक्सीजन स्टेट निकालिए, पोटेशियम की कितनी होती है ऑक्सीजन स्टेट, +1 फिक्स है, इसकी X मान ली, इस पे -2 वैल्यू रख दो, इज इक्वल टू 0 कर दो, आ जाएगी।
तो +1 एक एटम है इसलिए मल्टीप्लाई इंटू x, एक ही एटम है, प्लस 4 इंटू -2 4 एटम है, एक पे -2 चार्ज, टोटल 0 कर दिया, x की वैल्यू क्या आ गई +7, तो इसकी स्टेट +7। बात समझ में आई सबको? राइट। नेक्स्ट वन अगर हम यहाँ पे देखें पोटेशियम कितने हैं 2, एक पे चार्ज कितना है +1, इसका फिक्स है ना चार्ज, अभी पिछली क्लास में बताया था ये वाला, देखो वही है अल्कली की प्लस बताया था ना, कुछ स्टैंडर्ड होती हैं इनको आप याद करने के, अल्कली की ऑलवेज +1, अल्काइन की हाइड्रोजन की विद नॉन मेटल +1, विद मेटल -1, ऑक्सीजन की -2, फ्लोरीन की -1, ये ऑलवेज ये चेंज हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इस केस में ऑक्सीजन शेड निकालना बता रहा हूँ, इसको कायदे से समझेंगे, आगे यूज भी आएगा, फिजिकल में भी होगा ये। ठीक है, अभी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें ऑक्सीजन शेड निकालना आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे K2Cr2O7, तो इसमें हमें x मान लिया इसकी वैल्यू, ठीक है, इसको x मान लिया, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या देखिए, तो यहाँ पे K2Cr2O7 इसको x मान लिया, इस पे +1 चार्ज, इस पे -2 चार्ज रख दीजिए, 2 इंटू +1 प्लस x, लेकिन यहाँ पे कितने एटम है 2 एटम है, और 7 मल्टीप्लाइड -2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व किया, 2x इक्वल टू कितना आएगा 12 आएगा, x इक्वल टू +6, ये +6 आएगा। बात समझ में आई? तो ये ऑक्सीजन शेड इसकी +6 आएगी। ऐसे ही डाइक्रोमेट की बात करें तो यहाँ पे, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ऑक्सीजन शेड निकालना? सिंपल, ये कुछ मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ जिसको समझेंगे। यहाँ पे फिर अगर हम इसकी बात करें K2Cr2O4 इसकी निकालनी है, जिसकी ऑक्सीजन शेड निकालनी है उसको x मान लीजिए, इसकी +1 फिक्स है, इसकी -2 फिक्स है, बस ऑक्सीजन की ऑक्सीजन शेड फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में चेंज होगी तब प्लस होगी, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस केस में क्या होगा 2, यहाँ पे 2 इंटू +1 प्लस x लिख दिया, प्लस 4 इंटू -2, ओवरऑल साल्ट न्यूट्रल होगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू जो निकालेंगे वो +6 आ जाएगी, तो ये +6 आ गया। ठीक है, ऐसे ही FeCl3 की बात करें, FeCl3 में यहाँ पे Fe की स्टेट x मान लिया, ठीक है, x +3 Cl पे कितना चार्ज होगा -1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आएगी -3, तो ये -3 आएगा, सॉरी +3 आएगा। ऐसे ही सोडियम सल्फेट की अगर बात करें, सोडियम सल्फेट में सल्फर की स्टेट निकालिए कितनी आएगी, +6 आएगी, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, Na2SO4, इस केस में इस पे ऑलवेज अल्किल मेटल +1, इसका -2, इसको x मान लिया, 2 इंटू +1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल सब्सटेंस न्यूट्रल है, x की वैल्यू सॉल्व करेंगे +6 आएगा, तो इसकी स्टेट क्या आ गई x +6, राइट। ऐसे ही यहाँ पे +6 स्टेट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें कार्बोनेट में, इसको x मान लिया, इसकी +1 स्टेट, इसकी -2, +4 आएगी, 2 +1 x 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x को सॉल्व करेंगे +4, राइट। ऐसे ही यहाँ पे इसकी स्टेट निकालिए, ठीक है, इसमें भी +3 आएगी, इसको सॉल्व करिए,
Na2C2O4। अब C2 पे x मान लीजिए, इसकी स्टेट +1, इसकी -2, तो 2 इंटू +1 प्लस x कितने हैं, 2 हैं, तो 2x हो गया, 2 एटम है ना, एक एटम पे x है। 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे x की वैल्यू +3, राइट। बोलिए, क्लियर, बात समझ आई। तो ये जो है, तो इस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वेरिएबल स्टेट्स आती हैं। ओके, क्लियर, सब कुछ समझ में आ गया। तो आगे की बात करते हैं। तो आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। तो ऑक्सीजन स्टेट निकाला मैंने, शॉर्ट में बताया है, आपको डिटेल में फिजिकल केमिस्ट्री में बताया जाएगा जब आप रेडॉक्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में निकालना बताया है। तो उसका इस पॉइंट को कन्वर्ट करना था कि दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई कि यहाँ पे ये these elements mostly non metal, few of them are metalite, metal जैसे लेड है, बिस्मथ है, थैलियम है, ये मेटल होते हैं, गैलियम। अब यहाँ पे ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिर यहीं पे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में मैंने बताया कि ये आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, एनायन बनने की टेंडेंसी, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, जो फिनोमेना रिडक्शन का होता है। फिर यहाँ पे आगे मैंने आपको बताया कि ये जो है ऑक्सीडेशन रेंज कैसे निकालते हैं, उस ऑक्सीडेशन रेंज को मैंने एक्सप्लेन किया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। तो ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं। दूसरा जो ब्लॉक आता है दैट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट वे होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट in which last electron enters into कहां करेगा, डी सबशेल। लेकिन डी सबशेल किसका होगा? इंटर डी सबशेल किस सेल का होगा? वैलेंस शेल। डी सबशेल किसका होता है? सेकंड लास्ट सेल, पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। वैलेंस शेल नहीं होगा, और पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट का मतलब सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट सेल, पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस एलिमेंट का क्या होगा? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? n-1 d n s तो रहेगा। ये 1 to 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसी में 1 by 1, लेकिन यहाँ पे 1 जब आएगा जब फुल फिट हाफ फिट लगेगा, अदरवाइज इसका 2 रहेगा, ठीक है। एक जो है, काफी लोग मेरे से प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन बार बार पूछ रहे थे, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लेटिनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 78 होता है। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन इट शुड बी ज़ेनॉन 84। थोड़ा सा एनसीईआरटी में वो एक्सेप्शन लिखा हुआ है जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मेरे को बार बार पूछ रहे थे। 4f14 5d 8 6s2 6s2 ये आएगा। जेनॉन के बाद 6s2 आएगा, 6s के बाद फिर इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, फिर 14 इलेक्ट्रॉन्स में जाएंगे, फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स ये जाएंगे। अब यहाँ पे फुल फिल्ड हाफ फिल्ड रूल नहीं लगेगा, ये प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन है। प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन यही है, लेकिन एनसीईआरटी में जो उन्होंने लिखा है वो आपको उन्होंने ऐसे लिख दिया है 54 4f14 5d 9 6s1। ये कॉन्फ़िगरेशन सेकेंडरी है, इससे कई कंफ्यूजन आपके क्रिएट होते हैं, ठीक है। इट इज अ सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? अगर हम ये ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल पे होने के कारण हम इनके इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन ये इंटरचेंज कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर फुलफिल्ड रूल लगना चाहिए, राइट। फिर भी हमने फुलफिल्ड रूल नहीं लगाया। उसका रीजन क्या है? फुलफिल्ड रूल क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है,
अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहे हैं तो हमें लगेगा कि फुलफिल्ड रूल लगना चाहिए, हमें इसे D10 लिख देना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो ये आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको क्लियरिटी रहेगी। ये आप फॉलो करेंगे, कहने के लिए सही दोनों है, लेकिन ये आप पे सेम एनर्जी लेवल पे ऑलमोस्ट इनमें एनर्जी गैप कम होता है, लेस एनर्जी गैप के कारण ये इंटरचेंज हो जाते हैं। वेरी लेस एनर्जी गैप इनमें होता है, वेरी लेस एनर्जी गैप। ठीक है, और जब एनर्जी गैप कम होता है तो कहते हैं कि ऑलमोस्ट डिजेनरेट बन जाते हैं। तो इसमें हम कई 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 कॉन्फ़िगरेशन लिख जाते हैं। तो जहां पे एक से ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहे हैं तो ध्यान रखिए वहां पे एनर्जी गैप कम है। ठीक है, तो वहां पे आप प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन ही फॉलो करिए जो एक्चुअल जो है ऑर्डर से आ रहा है। जो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है एनसीईआरटी में लिखा जरूर है, लेकिन वो एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप उसको अपना दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाई इट इज रिटन एज अ सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो ये इट हैज सो मेनी डाउट्स, क्योंकि अगर हमने फिर एक एक लिख दिया तो हम दो भी लिख सकते थे, लाइक दैट D10 भी लिख सकते थे, और बिल्कुल लिख सकते हैं। कहीं कहीं आपको देखोगे प्लेटम का कॉन्फ़िगरेशन ये भी लिखा मिलेगा, ड्यू टू लेस एनर्जी गैप। तो अगर हमने इसको लिखा है तो 4F 14 5D 10 4S 0 ये भी सही है, और कहीं लिखा भी मिलेगा। लेकिन ये सारे कॉन्फ़िगरेशन सेकेंडरी हैं, ये प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन से ही निकले हुए कॉन्फ़िगरेशन। तो आप हमेशा जब भी लिखें प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन लिखें जो उसके रेस्पेक्ट में सही माना जाता है। पैलेडियम में आप देखो, पैलेडियम में D10 लिखा होगा। पैलेडियम में अगर आप PD लिखोगे तो पैलेडियम में भी वही केस है, 40 निकल 28, इसमें 18 ऐड कर दिए तो 46 आ जाएगा, राइट। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे, अब इसमें देखोगे तो ये यहाँ पे D10 लिखा होगा, राइट। तो यहाँ पे ये पैलेडियम, तो इसको अगर हम देखें तो ज़ेनॉन सॉरी क्रिप्टन 36, फिर क्या आएगा 5S2 4D8। अगर आप देखिए तो ये आना चाहिए, लेकिन वहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो डीजेनरेसी के कारण वो लिखा है ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी गैप कम होता जाता है। तो आपको जब भी आपको डाउट ना आए तो प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन ही फॉलो करिए। अब यहाँ पे आपको लगा 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए गए, दो इलेक्ट्रॉन लग के ये 10 हो गया, ये 0 हो गया, ये ड्यू टू फुलफिल्ड रूल नहीं लगा हुआ। फुलफिल्ड रूल तब लगता है जब केवल एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। ये एनर्जी गैप कम होने के कारण ऐसा लिखा गया है एज ए सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन D8 ही रहेगा, क्योंकि उस ग्रुप का अगर हम जो है पैलेडियम निकल पैलेडियम प्लेटिनम का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा N-1 D8 एंड NS2, यही तो आएगा। ये सबका प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन है। निकल पैलेडियम प्लेटिनम एक ही ग्रुप में है, तो इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो यही तो आएगा D8NS2। ये निकल का, ये पैलेडियम का, ये प्लेटिनम का है। तो प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन तो वही आएगा जो ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद एनर्जी गैप कम होने के कारण आपने इलेक्ट्रॉन इधर उधर कर दिए, तो वो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन है जो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? जैसे जैसे वहां पे अब कई केस में आपने देखा होगा कि जब हम लेंथनम की बात करते हैं तो लेंथनम में एटॉमिक नंबर 57, तो वहां पे ज़ेनॉन 54 लिखा गया है। ठीक है, देन 6s2 5d1 ये है। लेकिन नेक्स्ट हम जब सीरियम की बात करते हैं 58, तो आपका ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है 54 4f1 5d1 6s2, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट। इज एफ ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में गया। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद
अब इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन को, ये डिजेनरेसी के कारण हम डी के इलेक्ट्रॉन नहीं लिखें, हम सारे इलेक्ट्रॉन एफ में डालते जाएं, बात बिल्कुल सही है। तो उसके बाद जैसे आप देखोगे तो वहां पे क्या होगा, 59 में उन्होंने क्या किया, D1 को हटा दिया है, क्योंकि वो एक्सेप्शन का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी में उस पॉइंट को हटाने के लिए उन्होंने सीधे D2 कर दिया है और 5D हटा दिया है, D0 कर दिया है और ये 6s2। अब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है डी का, वो तो एक्सप्लेनेशन तब आएगा जब आपसे लैंथम एक्टिनियम का कॉन्फिगरेशन पूछा जाएगा, और n+l रूल में एक्सेप्शन भी नहीं आएगा। इसके बाद सीधे डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन फिर वहीं पे दिक्कत आएगी जब D6 आएगा। D6 कॉन्फिगरेशन कहाँ पे आएगा, 63, राइट, यूरोपियम EU। अब उस पर जब पूछा जाएगा आप 63 में फिर आप डी की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे आपको डाउट समझ में नहीं आएगा। अब डी को जिसका आइडिया है तो वो बिल्कुल सही करेगा, वाइट इज रिटर्न D7 1। अब ये आपका क्या होगा, इधर आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, लेकिन 64 पे फिर वही डे आउट आएगा, GD आता है। अब फिर इसको अगर हम लिखेंगे तो 54 6s2 5D1 4f7। अब फिर ये, अब यहाँ पे तो आपको जिसको मालूम है डी का केस वो तो हाफ फील्ड रूल लगा देगा, जिसको नहीं मालूम है वो सीधे इलेक्ट्रॉन एफ में डालेगा, उसको नहीं दिखेगा हाफ फील्ड रूल लग रहा है, लेकिन फिर उसको यहाँ पे दिखेगा कि डी में एक इलेक्ट्रॉन फिर कैसे आ गया। ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जीडी में एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है क्योंकि मजबूरी है, नहीं दिखाएंगे तो आपका कॉन्फिगरेशन एफ से, ठीक है। और फिर उन्होंने एफ को हटा दिया, आगे जाके आप 65 67 फिर आप फर्दर करते जाओगे 64 के बाद, है ना। फिर आपका 65 जैसे आएगा एलिमेंट, तो फिर उसमें ज़ेनॉन 54 6s2, ठीक है, 5D को 0 कर दिया, 4f, फिर सीधे आपका 8 आ जाएगा। तो फिर इसमें एक्सेप्शन की बात नहीं आएगी, लेकिन जब हम 70 पे पहुंचेंगे तो फिर हमें डी को दिखाना पड़ेगा। तो ज़ेनॉन 54 6s2 5D 1 4f 13। अब 13 है तो हम इस इलेक्ट्रॉन को एक यहाँ दिखेंगे और ये 0 कर देंगे, लेकिन ये फुल फिल रूल है, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी से बना हुआ है, लेकिन जिसको डी का केस नहीं मालूम उसको फुल फिल रूल नहीं दिखेगा, वो सीधे इलेक्ट्रॉन इसी में डालेगा और 71 में फिर D1 आएगा, अपीयर होगा। तो 4f 14 फिर 5D1 एंड 6s2। तो वहां पे जो स्टार्ट करके जो एक्सेप्शनल केस लिखे हुए हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, व्हाइट इज रिटन लाइक दिस, ठीक है। तो वहां पे वो एनसीईआरटी में डी का जहां पे जरूरी है वही केस दिखाएगा, अदरवाइज उन्होंने डी को 0 कर लिया है। क्यों? क्योंकि वो डिजेनरेसी के कारण, एनर्जी गैप कम होने के कारण उसने डी के इलेक्ट्रॉन को एफ में डाल दिया है ना। क्लियर, बात समझ में आई? तो वो इसलिए उन्होंने उनको डी के मजबूरी है तभी D1 दिखाया है, अदरवाइज वहां जहां तक वो D1 को हटा सकते हैं उन्होंने D1 को हटा दिया है, जहां पे जरूरी है वो D1 दिखाया गया, ठीक है। क्लियर, आई थिंक बात समझ में आई। एक केस और भी देखो, जब वहां पे एनसीईआरटी में बिल्कुल एब्सर्ड लिखा गया है उस चीज को, कि उन्होंने लिख तो दिया, लेकिन उसके लॉजिक, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 अगर हम देखें, ठीक है, तो एक्टिनियम आपका क्या होगा, AC 98, कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन 86 7s2 देन 6D1, यही तो आएगा। और D1 है तो ये कौन सा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन थोरियम की बात करेंगे, रेडॉन 86 7s2 6D1। अब हम यहाँ पे करेंगे तो 5f1, ये लिखा है इज एफ ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन उन्होंने ये प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब उन्होंने इसको ना लिख के उन्होंने सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है, उन्होंने 86 के इलेक्ट्रॉन डी को हटाने के लिए उस चक्कर में क्या किया है, उन्होंने एफ के इलेक्ट्रॉन को हटा के डी में कर दिया है, ऐसे लिख दिया 7s2। अब F5F को अगर आप 0 बोल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन तो आपने डी ब्लॉक एलिमेंट में डाल दिया, तो शुड बी डी ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने डी में डाला है,
इट शुड बी डी ब्लॉक एलिमेंट बट इट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये कॉन्फिगरेशन उसको सपोर्ट थोड़ी कर रहा है, सही कॉन्फिगरेशन तो यही होगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कैसे। लेकिन ठीक है, वो सेकेंडरी उन्होंने लिख दिया उसके पीछे में, ठीक है, तो ये प्राइमरी कॉन्फिगरेशन नहीं कहलाएगा, इट इज अ सेकेंडरी कॉन्फिगरेशन। और वो एनर्जी गैप कम होने के कारण जैसा होगा, ये हायर एनर्जी लेवल के एलिमेंट में होगा, क्योंकि बताया था न्यूक्लियस से जैसे दूर जाएंगे एनर्जी गैप कम होते जाते हैं, तो ऑर्बिटल में एनर्जी गैप कम होता जाएगा तो ऑलमोस्ट डीजनरेट ऑर्बिटल होने के कारण उनको हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में इतना क्लियरिटी नहीं मेंशन करते हैं, एनसीईआरटी में बहुत सी चीजें गलत लिखी हैं। मैंने आपको बताया था हाफ फील्ड रूल में इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर एनर्जी लेवल पे आता है। अब एनसीईआरटी में देखोगे तो उन्होंने फोरस को लोअर बना दिया है, क्योंकि उनको इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है जितना मैंने आपको दिया है। नहीं तो आप इसी कंफ्यूजन में ही रहोगे कि फोरस लोअर पे है या फोरस हायर पे है। अगर एनसीईआरटी को आपने कायदे से पढ़ा होगा तो क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया है कि फोरस नीचे है और 3D ऊपर है, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है, जो कि गलत दिखा है, ठीक है, बात समझ में आई। तो कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी में गलत लिखी हुई है, जिसको मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन किया है। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता तो फिर यही केस आपका क्या होता है, कार्बन में लगता है, यही केस हेलोजन में लगता है, और कार्बन हेलोजन में फुलफिल हाफ रूल नहीं लगता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोअर से एनर्जी हायर पे ले जाओगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट नहीं होगी, वो ऑक्साइड स्टेट हो जाएगी। तो एनसीईआरटी की कमियां आपको समझ में आ गई होंगी। एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर। लास्ट इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो n+l रूल से निकालते हैं, ध्यान रखेंगे, लेकिन उसके बाद जब न्यूक्लियर चार्ज आता है तो उनके ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आता है वो n+l रूल से ही आता है ना, और फिर उनके एनर्जी ऑर्डर चेंज हो जाते हैं ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस पे, क्लियर। आई थिंक आई बात समझ में। तो सारे मैंने जो आपके डाउट थे, बार बार आप एनसीईआरटी के केस ले रहे थे, तो वहाँ पे वो कॉन्फ़िगरेशन जो लिखे हैं वो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन है, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको बताया उसी से आएगा, उसी से वो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन डिराइव्ड होगा, जिसको आप समझ सकते हैं कि ये सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन प्राइमरी से डिराइव्ड कैसे हुआ है, ठीक है, क्लियर। एनसीईआरटी पढ़ना जरूर है, लेकिन आपको एनसीईआरटी में क्रिस्टल क्लियर नहीं मिलेगा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल नहीं, वो तो क्रैमिंग होगी, एनसीईआरटी में क्रैमिंग है कि आप रट डालो, लेकिन उसमें क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं है। तो क्लियरिटी तो जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर। तो क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट तो केमिस्ट्री में आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, जो मैं बताऊंगा तो आपको क्लियरिटी आएगी व्हाई इट इज सो, और वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, उसको मैंने फिजिक्स से भी जोड़ा था। किसी भी बॉडी को आप नीचे से ऊपर ले जाओगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, किसी बॉडी को ऊपर से नीचे लाओगे तो एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये हमने बात की ऑल अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन मैंने आपको बता दिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज जो आती हैं वो देख सकते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट पहली प्रॉपर्टी ये कि ये आपके क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर मेटल, इसमें सारे मेटल है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे सारे सारे एलिमेंट आप पे क्या होंगे, मेटल होंगे, जैसे एस ब्लॉक में सारे एलिमेंट मेटल होते हैं, ऐसे डी ब्लॉक में सारे एलिमेंट मेटल होते हैं, और एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट भी मेटल होते हैं। बट पी ब्लॉक एलिमेंट में मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल तीनों होते हैं, ठीक है। और ये मेटल आप पे क्या होंगे, हार्ड मेटल होंगे, दे आर हार्ड मेटल। हार्ड मेटल क्यों होंगे, मैंने बताया था एस ब्लॉक सॉफ्ट मेटल होते हैं, ठीक है, दे आर हार्ड मेटल ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, और साइज भी छोटा है, वो भी कह सकते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट कैन बी कट बाय नाइफ, बट डी ब्लॉक एलिमेंट कैन नॉट बी कट बाय नाइफ। जैसे आप आयरन को नहीं कट कर सकते नाइफ से, जैसे आप गोल्ड, सिल्वर, ये आपके डी जो ब्लॉक एलिमेंट है इनको आप कट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये आपके क्या होंगे, रिलेटिव लेस एक्टिव मेटल होंगे,
लेस एक्टिव मेटल देन एस ब्लॉक मेटल, लेस रिएक्टिव, एक्टिव मतलब लेस रिएक्टिव मेटल देन एस ब्लॉक मेटल। एस ब्लॉक ज्यादा रिएक्टिव होंगे, आपने रिएक्टिविटी सीरीज में बोला होगा, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में एस ब्लॉक मेटल को ऊपर रखा गया है, डी ब्लॉक मेटल को नीचे रखा गया है, तो एस ब्लॉक मेटल को मोर एक्टिव मेटल बोलते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट को मॉडरेट एक्टिव मेटल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे these metals and their compound act as catalyst, these metal and their compound act as catalyst, can act as catalyst, can act as catalyst, ठीक है। जैसे आप बहुत बेसिक एग्जांपल पढ़ते हैं, आप वेजिटेबल ऑयल देखते हैं, वेजिटेबल ऑयल पे हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोकार्बन होते हैं अनसैचुरेटेड, उस पे आपका हाइड्रोजन गैस ऐड होके ये वेजिटेबल घी बन जाता है। इसमें एक प्लेट कैटालिस्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, निकल कैटालिस्ट। Nickel catalyst is a D block metal that act as catalyst. Catalyst क्या होते हैं, that either increases or decreases rate of reaction. Catalyst वे जो होते हैं वो increase करेंगे और decrease करेंगे rate of reaction. Rate of reaction को increase या decrease करते हैं, उन्हें catalyst कहते हैं। तो substance जो rate of reaction को increase करते हैं या, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है डी ब्लॉक मेटल में, वो कैटालिस्ट प्रॉपर्टी शो करते हैं। और इनमें भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करने की प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी इनमें और भी होती है, एलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है, ठीक है, ठीक है। ये दे आल्सो फॉर्म एलॉय ड्यू टू कंपेरेबल साइज, दे आल्सो कैन फॉर्म एलॉय। एलॉय समझते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सॉलिड मिक्सचर। क्योंकि इनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता ड्यू टू कंपेरेबल साइज, ठीक है। तो दे कैन फॉर्म एलॉय होमोजेनियस सॉलिड मिक्सचर ड्यू टू देयर कंपेरेबल साइज। कंपेरेबल साइज का मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो एक मेटल के लैटिस में दूसरा मेटल इजिली सेटल डाउन हो जाता है, कंपेरेबल साइज के कारण होता है। जैसे आपने देख पढ़ा होगा कॉपर एंड जिंक का एलॉय होता है, ठीक है। आयरन के भी कई एलॉय होते हैं, आयरन और क्रोमियम के एलॉय होते हैं, आयरन और, ठीक है, निकल के बहुत सारे एलॉय होते हैं आयरन के, सो मैनी, जैसे क्रोम निकल बोलते हैं, या आयरन जिंक होता है, ब्राउन्स होता है, ब्रास होता है, बहुत सारे केसेस आते हैं, ठीक है, स्टील। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट जो इसमें आता है दैट इज द एफ ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट वन। एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे, एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू विच सबशेल, इसमें एफ सबशेल, एफ सबशेल ऑफ विच सेल, ऑफ सबशेल तो होगा, लेकिन किस सेल का होगा, थर्ड लास्ट, दैट इज एंटी पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टी मेट सेल। एंटी पेनल्टीमेट मतलब थर्ड लास्ट, थर्ड फ्रॉम लास्ट, थर्ड लास्ट सेल is called F block element, ठीक है। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका जो होगा, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने बताया थर्ड फ्रॉम लास्ट, एन को अगर लास्ट बोल दिया तो ये NS2 हो गया, फिर N-1 वो D बताया था, 0 होगा या 1 होगा। 0 कब होगा, जब फुलफिल्ड हाफ रूल लगेगा। और फिर वहां पे थर्ड फ्रॉम लास्ट जो होगा वो, थर्ड फ्रॉम लास्ट जो होगा वो N-2, ये आपका थर्ड फ्रॉम लास्ट सेल हो गया, F होगा।
और एफ सबशेल में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब आप देखो वो 0 और 1 क्यों लिखा जाता है, ठीक है। इसमें भी इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, ठीक है, प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो ये ऑल दीज मेटल्स, ऑल एलिमेंट्स आर मेटल एंड मोस्टली रेडियो एक्टिव, और ज्यादातर ये क्या है, रेडियो एक्टिव है एंड मोस्टली रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव मेटल। रेडियो एक्टिव मेटल भी होते हैं, ठीक है, जिनके अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं ड्यू टू देयर अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ड्यू टू देयर अनस्टेबल न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। अनस्टेबल न्यूक्लियाई किसको बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो लेस देन 1 होगा, वो आपका अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहलाएगा। मतलब क्या होगा, तो उसमें रेडियो एक्टिव डिके होता है जिसमें अल्फा बीटा गामा रेज निकल के वो स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज हो जाते हैं। न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो जो होगा वो 1 के अप्रॉक्स रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये अगर चेंज होगा तो इसमें आप इसी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि वो अनस्टेबल न्यूक्लियाइज हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे जो लेंथेनाइट सीरीज एलिमेंट होते हैं उनको रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं, लेंथेनाइट सीरीज एलिमेंट्स are also named as rare earth element, रेयर अर्थ एलिमेंट्स इसलिए क्योंकि ये अर्थ में कम पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई। और एक यहाँ पे और होता है, ये यूरेनियम के बाद के एलिमेंट मैंने बताए थे, उन्हें ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। आफ्टर यूरेनियम, ये मैंने पहले बताया था, एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी भी होती है, एस एन पी में कम होती है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी भी कैरी करते हैं, फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई अबाउट एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, क्लियर। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं अबाउट एलिमेंट, नॉट देयर कंपाउंड, अबाउट द एस पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। आगे जो है इसमें जेड इफेक्टिव का केस आएगा, वो मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। बाकी ये ब्लॉक वाइज हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब इनमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी का रिपीटेशन क्यों होता है, वो मैंने आपको बताया था, रिपीटेशन इन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए वहां पे इनकी प्रॉपर्टीज में भी रिपीटेशन होता है। और एक सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड, और जो रिपीटेशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। वो आपकी 4 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पढ़ने हैं, एटॉमिक साइज, आयोनेशन एनर्जी, फिर वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे और धीरे धीरे इनको कवर करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर, ओके। तो अब जो है मैं फटाफट जो है आपके डीपीपी ले लेता हूँ, उनको एक्सप्लेन करता हूँ।
हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके, चलो। तो जो है डीपीपी स्टार्ट कर देते हैं। डीपीपी डीपीपी मेरे पास 4 तक हो गया था। ठीक है, देन फिफ्थ फिफ्थ करनी है। फोर्थ कंप्लीट हो गई थी, फिफ्थ एंड सिक्स चलिए। फिफ्थ, चलिए यहाँ पे फिफ्थ में मेरे पास जो क्वेश्चन है सेकंड वन, अमंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अमंग द सेकंड वन है मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे, अमंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन डी एक्स स्क्वायर ऑर्बिटल इज। तो प्रोबेबिलिटी डी एक्स स्क्वायर ऑर्बिटल में कहाँ होगी? ये अगर हम देखें, नॉन एक्सियल सेट है, नॉन एक्सियल सेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या होगी? बिटवीन द एक्सिस। तो ये अलोंग एक्स वाई एक्सिस, ये गलत हो गया। ठीक है, अलोंग जेड एक्सिस नहीं होगा, ये आपका क्या होगा? एट एंगल ऑफ, ये आंसर आएगा। क्लियर? फर्स्ट अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? इट इज गिवन दैट कि सेकंड एंड थर्ड 2s and 2p orbital of element 5 elements ABC are filled in such a way that the spin ABX are same. ठीक है, whereas spin of YZ is are opposite and the spin of B which sets the electron to have 3 identical quantum numbers. तो आपको ये बताना है किस पे होंगे, तो इसको आप देख लीजिए, इसको उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। सबसे पहले ये आपका 2s हो गया, ये आपका ये हो गया। अब उसने इलेक्ट्रॉन की स्पिन यहाँ पे बताई है ABCD Z। अब उसने बोला है कि यहाँ पे ए की स्पिन और एक्स की स्पिन और जेड की स्पिन सेम है। ठीक है, द स्पिन ऑफ वाई एंड जेड आर अपोजिट, वाई और जेड। ठीक है, वाई कहाँ पे है? यहाँ पे है, वाई और जेड अपोजिट है, ये वाई जेड अपोजिट हो गए, डाउन हो गए। फिर एंड स्पिन ऑफ वाई एंड जेड आर अपोजिट टू स्पिन ऑफ बी। ठीक है, तो बी की स्पिन अगर हमने जो है ये कर दी, ये बी हो गया, सपोज ये ए हो गया, ये बी कर दिया, तो इसकी स्पिन जो होगी वाई एंड जेड आर अपोजिट टू बी। तो अपोजिट टू बी मीन्स इसको हमें डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हम डाउन कर देंगे, ये वाला। ठीक है, ये देखो, इसको इसको मैंने अपवर्ड डाल दिया है, तो यहाँ पे चलो पहले बताता हूँ। इसको ऐसे समझिए, तो यहाँ पे y और z जो भी, ए को अगर हमने ये बांध दिया, बी को हमने ये ऐसा कर दिया। ठीक है, ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो इसके अपोजिट है, अपोजिट है ये y and z आर अपोजिट टू द स्पिन ऑफ बी, बी डाउनवर्ड है तो अपवर्ड हो गया। ठीक है, विच सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैव द 3 आइडेंटिकल क्वांटम नंबर। तो ये आपका क्या होगा? तो एक्स को तो इसी डायरेक्शन में होना ही चाहिए पड़ेगा। ठीक है, उसने बोल दिया ए बी, सॉरी, ए एक्स एंड जेड आर सेम, तो ए एक्स जेड आर सेम,
तो उसने बोला है कि वाई जेड अपोजिट टू बी, मतलब वाई भी उसी में आ गया। अब आप बोल सकते हैं जिसमें आइडेंटिकल हैव 3 आइडेंटिकल क्वांटम नंबर, तो किसमें आइडेंटिकल, इसकी स्पिन सेम होगी, एम वैल्यू। तो यहाँ पे आपका ए बी की 3 आइडेंटिकल वैल्यू आप पे सेम होगी, स्पिन में डिफरेंस आएगा, सही है। वाई जेड में भी आपका क्या होगा, एन वैल्यू सेम होगी, एल वैल्यू सेम होगी, एम में डिफरेंस आएगा, स्पिन सेम रहेगी, ये भी सही है। ठीक है, बाकी में आप कंपेयर करोगे तो कहाँ पे कहीं ना कहीं वो चेंज आएगा, 3 वैल्यू सेम नहीं होगी। उसने बोला है कि विच सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैव 3 आइडेंटिकल क्वांटम नंबर, 4 बताई गई थी, एन, एल, एम और एस, प्लस हाफ एन माइनस हाफ, ये तो फिक्स है। इनमें से 3 वैल्यू किस सेट के लिए इक्वल होंगी, तो यही तो आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। सेट आपको देखना है, एक्सजेड के लिए इक्वल रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो बी वाई आएगा, बी वाई के लिए वो आपका सही नहीं होगा, या ए एक्स के लिए नहीं होगा, तो सेट को आपको चूज करना है। तो जिस सेट में वो सही आएगा वो आंसर बी आएगा। अप टू 5, राइट। मेरे पास जो है अगला 6 है। अगला क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे 6 है। 6 में अगर देखेंगे, विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डजंट सेटिस्फाई all given condition, the principal quantum number for valence electron is 5, सही है, डजन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस केस में आपका क्या होगा, यहाँ पे फटाफट यहाँ पे देख लीजिए कि फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट सेटिस्फाई फॉर ऑल, यहाँ पे एलिमेंट नीचे गिवन है, फॉर डज नॉट सेटिस्फाई ऑल गिवन कंडीशन। ठीक है, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये एलिमेंट कौन सा हो गया, D2S2 क्रिप्टन। कौन सा एलिमेंट है ये, पहला वाला एलिमेंट का नाम बताएं। अरे भाई, कौन सा एलिमेंट हुआ पहला एलिमेंट, क्या बोलते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम, ये पूरा एलिमेंट 36 प्लस 40, क्या बोलते हैं, टाइटेनियम के नीचे क्या आता है, जर्कोनियम। ये कौन सा एलिमेंट हुआ, बी ऑप्शन में। और ये ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट हुआ, पैलेडियम। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट हुआ ये, बोलिए, दैट इज, बताओ भाई, 10। फिर नेक्स्ट, ये कौन सा एलिमेंट हुआ, क्या हुआ, 51 हो गया ना, इसके आगे तो क्या होगा, कार्बन, नाइट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ऐसे ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एस भी आ गया। ठीक है, अब देखो, अब उसने कहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, सभी के लिए नॉट सेटिस्फाई, तो इसके लिए 5 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है। वैल्यू ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जितना आपा है उसने अनपेड इलेक्ट्रॉन, स्टार्टिंग की वैल्यू अनपेड इलेक्ट्रॉन को बताएगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, जो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की स्टार्टिंग जो इंटीग्रल वैल्यू है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को बताएगा, √8 आएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ देखो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, यस, ए सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे D8 में, इसमें आपके 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, यस, राइट। इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आंसर गलत है, ऑल सेटिस्फाई। फिर 1 इलेक्ट्रॉन हैज एन वैल्यू 5, एल वैल्यू 0, तो एस, तो आपका क्या होगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5s को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 5s सभी में है, 1 2 3 4 सभी में 5s है, यस। ये सभी पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक होगा, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 3, तो कौन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 3, बाकी में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। पैरामेट्रिक तो सारे हैं, लेकिन उसने बोला है कि
वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ये होनी चाहिए, इसका मैग्नेटिक मोमेंट √15 आएगा, इसका √8 आएगा, इसका √8 आएगा, जो वैल्यू गिवन है √8। क्लियर? नेक्स्ट अप टू 8। ठीक है, मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 7th भी है, सम ऑफ क्वांटम नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में कॉन्फिगरेशन क्या आएगा? 1s1, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू +½ और -½ लेकिन उसने यहाँ पे साइन नहीं लेना। साइन तो केवल हमने क्या दिया है, स्पिन को रिप्रेजेंट करने के लिए बाय कन्वेंशन। इनको ऐड कर दीजिए तो वैल्यू क्या जाएगी, साइन नहीं लगे, क्योंकि साइन तो केवल स्पिन को डिसाइड कर रहा है ना। बताया था इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सम पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8th। ठीक है, 8th जो है इसमें dz² ऑर्बिटल जीरेट। ठीक है, नोडल प्लेन इसमें कितने आएंगे? नोडल प्लेन 0 आएंगे, तो जीरेट गिवन नंबर है। dz² ऑर्बिटल डजंट हैव 4 लोब लाइक अदर d ऑर्बिटल। सही है? यस। ठीक है, क्लियर? तो ये एक स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये एक दूसरे को कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ आर करेक्ट, तो आंसर भी आएगा, बट इट इज नॉट एक्सप्लेनेशन। हम ऐसा नहीं कर सकते जिसमें जो जीरेट ऑर्बिटल हो उसमें नंबर ऑफ लोब्स आपके 4 नहीं होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे अप टू 15, अप टू 15 डिपेंबर 10, इसमें 8 के बाद 10 ये आ जाएगा। इसमें 10 में बी निकाल लीजिए एलिमेंट। 3 एलिमेंट्स ए बी सी आर गिवन, एटॉमिक नंबर उनके गिवन है। इससे रिलेशनशिप सॉल्व कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे। जेड की वैल्यू आ जाएगी Z1 Z2 Z3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट इज गिवन, ए गिवन है, देन करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट निकल आएगा। Z1 Z2 एटॉमिक नंबर है ना, आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर लेना। एक ही लीनियर इक्वेशन है, 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट गिवन है, आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें आ, 15 तक आउट। इसमें फिर 10 के बाद 13 है मेरे पास नोट। 13 में देखिएगा, द वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर एनी इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट x आर गिवन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग x की वैल्यू आप यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई x के लिए? n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, m की वैल्यू -2 और ये -½ ठीक है। देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो x बिलोंग्स टू लेंथेनाइड एलिमेंट। यहाँ पे आप f किसको रिप्रेजेंट करा? 4f। इससे डिग्नेशन क्या हुआ? 4f। इसका डिजिग्नेशन निकालिए। क्लियर? तो ये 4f सही है, उसने बोला है इनकरेक्ट। करेक्ट इनकरेक्ट के लिए तुरंत सर्किल करा करिए, नहीं तो ये कभी गलत सिली मिस्टेक्स होती है। पूछा गया इनकरेक्ट, आप बता गए करेक्ट। फिर एलिमेंट बिलोंग्स टू एक्टिनॉइड्स। ठीक है, बताइए, मे बिलोंग टू एक्टिनॉइड सीरीज। बोलो, एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? एक्टिनॉइड में भी ये आएगा और लेंथेनॉइड में भी आएगा, दोनों में हो सकता है। उसने ये थोड़ी हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका 4f जो होगा लेंथेनॉइड भी होगा और एक्टिनॉइड भी होगा। एक्टिनॉइड लेंथेनॉइड में हो सकता है वो पूरा फुल ना हो, लेकिन एक्टिनॉइड में 4f 14 कंप्लीट फील्ड होगा। एलिमेंट में बिलोंग्स टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 4th पीरियड में आता है। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब कहां से? स्कैंडियम से जिंक, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फिर यट्रियम टू कैडमियम, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज।
और फिर lanthanum 2 मरकरी, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। और फिर आपका ये मरकरी हो गया, और एक्टिनियम 2, आगे जो एलिमेंट आएगा 80 में और ऐड कर दीजिए, 80 में 32 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 112, एटॉमिक नंबर 112 तक। अभी ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज हो गई। तो लेंथेनाइट क्या हो रही है, सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, वहां पे क्या लिखा है, वहां पे देखिए क्या लिखा है, ये वाला एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज वाइटम टू कैडमियम है, जिसके लिए एन वैल्यू आपकी क्या आएगी, गलत हो गया, एलिमेंट में बिलोंग्स टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, में बिलोंग्स टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये बात सही है, एक्टिनाइट का आंसर सी आएगा। बोलिए क्लियर। नेक्स्ट, इसमें जो मेरे पास क्वेश्चन है वो 15 में मैच द कॉलम, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पैरामेट्रिक पी आ जाएगा, पैरामेट्रिक होगा थर्ड ग्रुप एलिमेंट, थर्ड ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, थर्ड ग्रुप एलिमेंट नहीं होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डजंट इंटर टू वैलेंस शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंटर टू वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में ये लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं करेगा, अगर इसका कौन, तो ये आपका कौन सा हुआ, इट इंटर इन वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल में इंटर करेगा, यहाँ डजन लिखा है इसलिए आंसर नहीं होगा। रिएक्टिव नॉन मेटल, यस रिएक्टिव नॉन मेटल ही है, क्योंकि इट इज अ क्लोरीन है ना, एटॉमिक नंबर देखो तो क्लोरीन आ गया, पहला जो एलिमेंट है वो आप ऐसे देख सकते हो, इट इज क्लोरीन। दूसरा एलिमेंट अगर हम देखें तो 10 और ये आपका 28 और 36 क्या हुआ, क्रिप्टन, ठीक है। एक मिनट, कितना 28 और 6 नहीं, 8 2 10 28 और 8 36 हुआ, 36 में आपका क्या हुआ, क्रिप्टन आ गया एलिमेंट, ये क्लोरीन हो गया, ये क्रिप्टन हो गया, इसको अगर काउंट कर दें 10 एंड ये 24 एंड 26, ये आयरन हो गया, और यहाँ पे कितने हो गए ये एलिमेंट, यहाँ पे कितना हो गए 10 28 और 25 और 53 और 10 63 एटॉमिक नंबर, मतलब एफ लॉग एलिमेंट, ठीक है, यूरोपियम हो गया ईयू। अब देखो, अब इस केस में देखो, ये आपका पैरामेट्रिक होगा, यस पी पैरामेट्रिक होगा, थर्ड ग्रुप एलिमेंट नहीं होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, रेडियो एक्टिव नॉन मेटल, यस रिएक्टिव नॉन मेटल पी आएगा, ठीक है, डायमैग्नेटिक नहीं होगा, क्रिप्टन के केस में पैरामेट्रिक नहीं होगा, थर्ड ग्रुप एलिमेंट नहीं होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में इंटर करेगा, नॉन मेटल नहीं है, डायमैग्नेटिक होगा ओनली टी। फिर आयरन के लिए पैरामेट्रिक होगा क्यू, देन थर्ड ग्रुप एलिमेंट, थर्ड ग्रुप एलिमेंट नहीं है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं करेगा, ये आंसर आर आ जाएगा, क्योंकि वो पेनल्टीमेट शेल में करेगा, आज ही बताया डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर रिएक्टिव नॉन मेटल नहीं है, इट इज अ मेटल, आयरन इज अ मेटल, डायमैग्नेटिक नहीं होगा, इट इज पैरामेट्रिक। 36 के लिए अगर यहाँ पे देखें इट इज पैरामेट्रिक। फिर थर्ड ग्रुप एलिमेंट, जितने भी एफ लॉग एलिमेंट होते हैं वो थर्ड ग्रुप होते हैं, क्यू। फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर, ये भी इंटर नहीं करेगा, आर, ठीक है, और रेडिएक्टिव नॉन मेटल नहीं है, क्योंकि सारे एफ लॉग एलिमेंट मेटल होते हैं और डायमेट्रिक नहीं होते। क्लियर, एनी डाउट इन डीपीपी, ठीक है, एनी डाउट इन डीपीपी 5 हो गया, चलो ठीक है, ओके, ठीक है। तो डीपीपी 6 अगली क्लास में करूंगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन और आपको अभी दूंगा, जिसमें बेसिक पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको आप करिएगा, ठीक है। इसमें जो अभी हमने डीपीपी दी है उसमें कुछ आगे के क्वेश्चंस हैं जिनको अभी टॉपिक आपको नहीं पढ़ाएगा, जेड इफेक्टिव लाइक दैट। तो अभी मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा जो आपके पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट पे बेसिस होंगे, ठीक है, क्लियर, क्लियर। तो आज की मीटिंग
ओके तो आज की क्लास को ऑफ करते हैं। और जो आप एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ते रहें, ठीक है। एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जब फ्रेम होता है ना आईटी मेंस वगैरह में, तो एनसीईआरटी रख के पेपर बनाया जाता है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी को पढ़ें, उसमें जो आपको थ्योरी गड़बड़ है या आपको नहीं समझ, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, वो तो लैंग्वेज फॉर्म में, क्रैमिंग फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन आप अपना फोकस एनसीईआरटी रखें। एनसीईआरटी से बाहर ज्यादा नहीं पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन उसी से फ्रेम होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। और मैं आपको जो नोट्स दे रहा हूँ, वो नोट्स अगर आप उसमें देखिए, क्लास नोट्स और जो मैं आपको नोट्स देखा हूँ उसमें वेरिएशन आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास में बहुत चीजें मैं लेके चलता हूँ, चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ, वो सारी चीजें नोट्स में क्लियर नहीं होंगी। अगर आप चाहें तो अपने अलग से नोट्स बना सकते हैं, जिसमें वो सारी चीजों को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। क्लास नोट्स में जितनी मैं चीजें क्लास में बोलता हूँ वो बिल्कुल नहीं होंगी, वो पूरा चीज कवर नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं वाइड स्पेक्ट्रम लेके चलता हूँ आपको समझाने के लिए, तो वाइड स्पेक्ट्रम वो क्लास नोट्स में बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो ये समझ लें आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, तो ओके, बाय। इट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। मिलते हैं, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।